दोस्तों नमस्कार। युद्ध भी और रियायत भी, ऐसी स्थिति तो दुनिया में कभी किसी युद्ध को लेकर आई नहीं होगी। पहले रूस और अब ईरान। क्या ऐसी स्थिति में अमेरिका खड़ा हो गया है जहां वो कितने फ्रंट पर लड़े या हर फ्रंट पर उसे जीत ही मिल जाए यह भी उसे पता नहीं है। और यह परिस्थिति पहली बार अमेरिका के सामने खड़ी हो गई है। स्थितियां तो इतनी नाजुक है कि अब पेंटागन को 200 बिलियन डॉलर भी चाहिए। 200 बिलियन डॉलर का मतलब है भारत के लिहाज से लगभग 17, 18, 19 लाख करोड़ रुपए। जी, युद्ध के लिए पैसा भी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल इस दौर में यह हो चला है कि अगर रूस को रियायत दी जा सकती है जो कि युद्धरत है, तो दूसरी तरफ ईरान को रियायत क्यों नहीं दी जा सकती है जो युद्धरत है। यानी ईरान पर भी तो पाबंदी लगाई गई थी। जी नहीं, सवाल यह नहीं है कि रूस को रियायत दे दी गई तो ईरान को इसीलिए रियायत दे दी जाए। यानी तेल बेचने को लेकर जो सैंक्शंस लगाए गए थे वह रूस पर से उठा लिए गए हैं, जो 11 अप्रैल तक लागू है। अगले 48 घंटों के भीतर माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान को भी तेल बेचने को लेकर रियायत दे देगा, यानी जो सैंक्शंस हैं वो हटा लेगा। इस सैंक्शंस के हटने का मतलब दो है। पहला मतलब तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल इतना ज्यादा आ जाए कि बढ़ती हुई कीमतें थम जाए। और दूसरा सवाल है, जब ईरान को ही तेल देना है और होर्मुज रूट से ही वह तेल गुजरेगा, तो फिर वह तेल बाकी एशियाई देशों में भी पहुंच जाए। वह देश सबसे बड़े तो जापान है, और जापान के प्रधानमंत्री ने मुलाकात कल ही व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से की। और यह सवाल भी उठा, इस होर्मुज रूट का कोई निदान, कोई समाधान है या नहीं है। अमेरिका की तरफ से पत्रकारों से बातचीत करते हुए तो खार्ग आइलैंड का जिक्र कर दिया गया। यह भी बता दिया गया कि दरअसल कई युद्धपोत उस दिशा में रवाना भी अमेरिका कर रहा है। इन सब के बीच ब्रिटेन ने भी कह दिया कि हम भी अपनी जमीन देने को तैयार हैं। लेकिन यह सब कुछ कहने की बात है। कहने की बात इसलिए है, जैसे ही ब्रिटेन ने कहा वैसे ही ईरान के विदेश मंत्री ने टेलीफोन लगाया और कहा इसका मतलब है आप भी युद्ध में शामिल हो रहे हैं। तो स्टैमर के प्रवक्ता यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के प्रवक्ता ने कहा ऐसा नहीं है, जब युद्ध शुरू हुआ तब भी हम शामिल नहीं थे और अब युद्ध पूरा तीव्र है तब भी हम शामिल होंगे नहीं। हम तो चाहते हैं कि डिप्लोमेसी से शांति स्थापित हो, समझौते हो। लेकिन बात यही नहीं है। बात तो इसके आगे की इसलिए है क्योंकि जितना तेल इस वक्त समुद्र में अलग अलग कंटेनर में पड़ा हुआ है, या फिर समुद्र के भीतर जो तेल पड़ा हुआ है इस वक्त होर्मुज रूट के बंद होने को लेकर, अगर वो रिलीज नहीं होता है तो चीन इस दौर में और ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। क्योंकि चीन को सस्ता तेल ईरान से मिल रहा है, जो बाजार का भाव इस वक्त लगभग 140-48 डॉलर प्रति बैरल तक चला गया है। वो अभी भी 100 बैरल से कम, यानी 100 डॉलर प्रति बैरल से कम चीन को मिल रहा है। यानी चीन की ताकत बढ़ रही है, यानी जापान की ताकत नहीं बढ़ पा रही है, इकोनॉमी डगमगाई है। और ना सिर्फ जापान क्यों, मलेशिया है, भारत है, भारत के पड़ोसी देशों की कतार है जो लगातार बात कर रही है ईरान के साथ। और होते होते बात यहां तक आ गई है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो ये मानकर चलने लगे हैं कि दरअसल युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है, और युद्ध खत्म जब तक नहीं होगा तब तक होर्मुज रूट को ईरान खोल देगा ऐसा भी लगता नहीं है। और आने वाले वक्त में जब चीन ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि होर्मुज रूट तो ईरान की संप्रभुता के दायरे में है, जो कि यूनाइटेड नेशन के नियम कायदे के तहत जो समुद्री हिस्सा है वो उनके हिस्से में आता है, तो पता नहीं भविष्य में भी कौन सा रास्ता कैसे बनेगा। और इन सब के बीच जब यह खबर आ गई कि अब टोल टैक्स ईरान लेगा, पैसे लेगा और उसके बाद आवाजाही को इजाजत दे देगा, जो देश युद्धरत है उनके साथ नहीं, या दुश्मन देशों के कंटेनर को नहीं, या युद्धपोतों को जाने नहीं देगा। जिन जगहों से रवानगी होगी वो दरअसल उन देशों को लेकर होगी जो इस युद्ध में शरीक नहीं है। तो इस युद्ध में तो नाटो देश शरीक नहीं है, इस युद्ध में तो यूरोपियन कंट्रीज भी शरीक नहीं है, ब्रिटेन भी शरीक नहीं मान रहा है खुद को।
और इस युद्ध में ना जापान है, ना ऑस्ट्रेलिया है, ना भारत है, ना एशियाई कंट्री कोई दूसरी, और खाड़ी देश भी तो युद्ध में शरीक नहीं है। उनकी जमीन का इस्तेमाल जरूर हो रहा है, लेकिन जो बड़ा सवाल दो है। पहला सवाल यह भी है कि दरअसल खाड़ी देशों की अपनी इकोनॉमी भी इस दौर में ठहर गई है। अब उन्हें अमेरिका से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि ईरान उनके साथ या उनके लिए खड़ा हो जाए, उनके बिजनेस के लिए खड़ा हो जाए। और दूसरी तरफ अमेरिका यह सोच रहा है कि अगर चीन को सस्ता तेल मिल रहा है तो इसको रोकने का एक ही तरीका है, ईरान पर लगी पाबंदी को हटा लीजिए। और जैसे ही पाबंदी हटेगी, वैसे ही तमाम दूसरे एशियाई देश तेल खरीदेंगे और उसी बाजार भाव में चीन को भी तेल खरीदना पड़ेगा। यानी यह सवाल इकोनॉमी का है जो युद्ध से जुड़ा हुआ है, लेकिन नतमस्तक इस दौर में अमेरिका है, पहले रूस के सामने और अब ईरान को लेकर। और उनके जो सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, उन्होंने खुले तौर पर कई मौकों पर कहते कहते कहा एक दो दिनों की बात है, यह रास्ता भी खुल जाएगा। लेकिन अगला सवाल इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने दे दिया कि दरअसल उनके साथ जब कोई खड़ा नहीं है, वो नाटो कंट्रीज, वो कोवार्ड है, वो डरपोक है, वो कागजी शेर है। यानी सब बातों का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिख दिया। और कल याद कीजिए, कल उन्होंने कहा था हमें किसकी जरूरत नहीं है, हम बहुत ताकतवर हैं। हमें लगता है शुरुआत इन दोनों को मिलाकर जरा सुन लीजिए, उसके बाद असल स्ट्रेटजी सामने आएगी। We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. अमेरिका जान चुका है उसे इस रास्ते अकेले ही चलना है। लेकिन अगला सवाल यह है कि अगर दुनिया में एनर्जी को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं और उसके दायरे में होर्मुज़ रूट आ चुका है, तो एक स्थिति यह भी है कि समुद्र में अभी भी लगभग 17 करोड़ बैरल ईरानी कच्चा तेल मौजूद है। इसमें फ्लोटिंग स्टोरेज भी है और ट्रांजिट जो भेजे जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर कार्गो में जो समुद्र में मौजूद हैं, वह भी मौजूदगी है। यानी 17 करोड़ बैरल ईरानी कच्चा तेल अगर रिलीज होगा तो एक झटके में कीमत नीचे आ जाएगी। स्कॉट बेसेंट जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी अमेरिका को यह भी कहने से नहीं चूके कि समुद्र में जो बाकी 14 करोड़ बैरल तेल है, जो उसमें से ज्यादातर तेल चीन जा रहा है, वो अब दूसरे एशियाई देशों की तरफ अगर मोड़ा जा सकता है तो इसे मोड़ना चाहिए। और इसके जरिए अमेरिका जिस ट्रेड वार की शुरुआत कर रहा था और चीन को सामने चुनौती खड़े होकर दे रहा था, वो स्थिति एक बार फिर लौट सकती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, यह बात इसलिए कहीं ज्यादा गंभीर हो चली है क्योंकि जो देश, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उसमें जिन देशों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, उसमें अगर आप ईरान और इजराइल को छोड़ दीजिए तो इराक है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, कतर है, कुवैत है, ओमान है और सऊदी है। इससे हटकर सीरिया और साइप्रस और एकाध जगह पर एक दो बार मिसाइल जो है टर्की में भी गिरी है, यमन के बॉर्डर पर भी गिरी है, लेकिन लेबनान में बहुत ज्यादा हमले हुए हैं। यह मानचित्र को देखिए और इसके बाद एक दूसरा मानचित्र होर्मुज़ रूट का भी देखिए। इससे एक चीज साफ होगी कि पूरे मिडिल ईस्ट का पूरा बिजनेस जो तेल का है वो इसलिए थम गया क्योंकि इस पूरे रूट में ही सिर्फ और सिर्फ मिसाइल दागी जा रही है, ड्रोन दागे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो जो देश और जिन देशों के पास पूरी इकोनॉमी ऑयल से चलती है, जो नेचुरल गैस से चलती है, वो थम गई है। तो क्या अमेरिका अपने युद्धपोतों के जरिए खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा, या फिर उसकी एवज में जब अमेरिकी सैनिक भी अगर आहत होंगे तो अपने देश में जवाब कौन देगा? यह सवाल अमेरिका के भीतर भी है। और इसीलिए अगला सवाल है कि स्ट्रेटजिकली अगर रशिया का तेल रिलीज करने की इजाजत दे दी गई तो ईरान का क्यों नहीं दिया जा सकता है? जरा इस बार मानचित्र के जरिए समझ लीजिए।
इस मानचित्र को देखकर कोई भी कह सकता है कि होर्मुज रूट पर अगर ईरान का कब्जा है तो मिडिल ईस्ट के देशों को अपने तेल की रवानगी के लिए या तो नए रास्ते बनाने होंगे, लेकिन दूसरा सवाल हुती अगर कह रहा है कि हम रेड सी में भी आपको छोड़ेंगे नहीं, और वहां पर भी अगर मिसाइलें दागे जाने लगेगी तो नई परिस्थिति सामने आएगी, यानी युद्ध का विस्तार होगा। शायद इसीलिए अब दुनिया भर के भीतर जो सवाल है, मसलन ब्रिटेन ने अपने तौर पर कहा अमेरिकी सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति वह दे रहा है लेकिन हमले में शामिल वो नहीं होगा। तुरंत ईरान ने कहा कि दरअसल आप जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है, आप इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। ब्रिटेन ने कहा नहीं नहीं, हम युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं। टकराव पहला है। दूसरा, इजराइल की जो हथियार की फैक्ट्री चेक रिपब्लिक में है उसको आग के हवाले वहां कर दिया गया। स्विट्जरलैंड ने अपने तौर पर कहा कि वो अब अमेरिका को हथियार एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इराक से जो नाटो मिशन जो मौजूदगी है वो एक लिहाज से अपने आप को विड्रॉ कर रही है, क्योंकि लगातार इराक पे जो हमले हो रहे हैं, जो आपने मानचित्र में भी देखा, उन हमलों को लेकर अब नाटो मिशन भी खुद को विड्रॉ इराक से करना चाह रहा है। जब ये सारी प्रक्रिया घट रही है तो इन सब के बीच अमेरिका दो बातों को समझ रहा है। एक, अपनी इकोनॉमी को भी संभालना है, दुनिया की इकोनॉमी अमेरिका पर टिकी रहे यह भी बताना है, चीन ज्यादा ताकतवर होकर ना उभरे यह भी मैसेज देना है, और बीच में युद्ध को छोड़ देना भी शायद गलत मैसेज होगा। इन तमाम परिस्थितियों के बीच इसीलिए पहली बार आज रक्षा मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि अब पेंटागन को $200 बिलियन की जरूरत है। यह ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक रकम उन्होंने बताई, $200 बिलियन। $200 billion. I think that number could move. Obviously, it takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future. Ensure that our ammunition is everything's refilled, and not just refilled, but above and beyond. I mean, President Trump, as he said, rebuilt the military in his first term. Didn't think he'd use it as dynamically in his second, but he had. So thank goodness he did that. And an investment like this is meant to say, hey, we'll replace anything that was spent. And now that we're reviving our defense industrial base and rebuilding the arsenal of freedom and cutting deals like our great deputy secretaries here is doing. तो क्या अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है? तो क्या अमेरिका टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल उस युद्ध में कर रहा है जिस युद्ध को लेकर अमेरिका के भीतर टैक्स पेयर ही सवाल उठाने लगे हैं? और पॉलिटिकल तौर पर डेमोक्रेट्स ही नहीं बल्कि रिपब्लिकन सीनेटर्स भी आवाज तो उठा रहे हैं, क्योंकि वहां पर CIA, पेंटागन या जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनके भीतर से सवाल उठे कि ईरान से कोई खतरा तत्काल का तो नहीं है, फिर यह युद्ध क्यों? इन तमाम सवालों के बीच यूरोपीय यूनियन की जो बैठक थी वहां पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बहुत साफ तौर पर कहा कि इस युद्ध को मान्यता दी ही नहीं जा सकती है, क्योंकि इसमें लाभ किसी को नहीं और नागरिकों की मौत बहुत ज्यादा हो रही है। अब सवाल 3 ही है। पहला सवाल, दुनिया के भीतर यह पहली बार होगा कि अमेरिका किसी से लड़ रहा है और उस पर जो सैंक्शंस लड़ने से पहले लगाया था उस सैंक्शंस को उठाएगा। यह पहली बार होगा, जो कि रशिया के साथ हो चुका है, लेकिन रशिया के खिलाफ अमेरिका लड़ नहीं रहा था, बल्कि रशिया ने जो यूक्रेन पर हमला किया था, यूक्रेन को मदद दे रहा था। लेकिन ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को भी कटघरे में यह कहकर खड़ा कर दिया कि इतनी मदद नहीं देनी चाहिए थी, इतने हथियार नहीं देने चाहिए थे। बाइडेन सरकार ने गलत कहा, गलत काम किया है। तो पहला सवाल तो यही है जिससे युद्ध उसी को रियायत आप दे रहे हैं। दूसरा सवाल, जो प्रभाव मिडिल ईस्ट के भीतर आज का नहीं 52 साल का है। 1974 में पहली बार सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने समझौता किया था और यह समझौता हुआ था कि जो तेल बिकेगा वह डॉलर में बिकेगा, यानी पेट्रो डॉलर की वहां शुरुआत हुई और धीरे धीरे बात सऊदी अरब से होते हुए पूरे मिडिल ईस्ट के देशों के भीतर चली गई कि उनको सुरक्षा अमेरिका देगा और सुरक्षा, शांति, टैक्स, इन सब से राहत रियायत के साथ मिडिल ईस्ट के देश खड़े होते चले गए। लेकिन एक झटके में इस बार युद्ध में सब कुछ तहस नहस हो गया। समाधान 21 दिन हो रहे हैं, निकला नहीं है।
कितने दिन नहीं निकलेगा कोई बताने को तैयार नहीं है। तो मिडिल ईस्ट के देश भी अब ईरान के जरिए रास्ता खोलेंगे, और क्या वाकई जिस परिस्थिति में अमेरिका रियायत दे रहा है उसी परिस्थिति में मिडिल ईस्ट अब ईरान को रियायत दे देंगे? यह दूसरा सवाल है। और तीसरा बड़ा सवाल तो यह है कि खुद अमेरिका जिन बातों का जिक्र करते रहा, इस बार अपनी खातिर उसे बदलना पड़ रहा है। वो नाटो को लेकर अब निशाने पर ले रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को कहीं मानता नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो भी उनसे मिलते हैं उनके सामने बताता है कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, अमेरिका को बजट की जरूरत है, अमेरिका को इस दौर में पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को संभालने की जरूरत है। और बात होते होते यहां तक आ गई कि आज अमेरिकी रक्षा मंत्री ने जब कहा कि ईरान अपने बजट का पैसा हथियारों पे खर्च कर रहा है, उन्हें अपने नागरिकों पे खर्च करना चाहिए, तो यह मान लिया गया कि दरअसल ईरानी समझ जाएंगे और सत्ता परिवर्तन कर देंगे, जिस बात का जिक्र बेंजामिन नेतान्याहू भी कर रहे थे। लेकिन ये सारी बातें इसीलिए अब अलग थलग पड़ चुकी है क्योंकि बेंजामिन नेतान्याहू ने भी माना कि दरअसल ये रूट जो है बड़ा सेंसिटिव रूट है, और जब तक अल्टरनेटिव नहीं होगा हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। International maritime route, the Straits of Hormuz. It won't work. Israel is helping in its own way, and intel and other means, the American effort to open the Straits of Hormuz rather. But I want to ask you to imagine how the Ayatollah regime would be able to blackmail the entire world if they had ballistic missiles with nuclear warheads. असल में इस युद्ध के सारे तालों की कुंजी इन्हीं बातों में छिपी हुई है। ईरान की जो मांग थी कि आप सैंक्शन हटा लीजिए, जो दूसरी मांग थी जो हमारा खर्च हुआ उसकी भरपाई आप करिए, लेकिन जिस लिहाज से अब सैंक्शन हटाने का जिक्र है तो भरपाई का जिक्र भी हो सकता है। और तीसरी बड़ी बात थी इन सब के बीच, ना हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है और ना हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर आपसे बातचीत करेंगे। और इसके साथ जुड़ा हुआ था कि आप ये कहिए कि हमला अब नहीं होगा। तो क्या अब धीरे धीरे बात इस दिशा में जा रही है और अमेरिका सहमति देने की स्थिति में आ रहा है? क्योंकि आज इजराइल की तरफ से भी मैसेज तो यही था, युद्ध बहुत लंबा खींचेगा नहीं, इंतजार कीजिए, जल्द वो खत्म हो जाएगा। यानी पहली बार अमेरिका भी झुकता हुआ दिखाई भी दे रहा है और अपने संकट में फंसे होने की वजह से अपनी सियासी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जमीन को बचाने के लिए ईरान को युद्ध के साथ रियायत देने को तैयार भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।